मेरा भाई मेरे बेटे की शादी में मेरी बेइज्जती कराने यहाँ आया है। इससे तो अच्छा होता कि मेरा भाई और भाभी यहाँ आती ही नहीं। अरे बहना, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं भाई, क्या सुनूं? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो कम से कम आपने मुझे ही बता दिया होता, मैं ही पैसे और गहने भेज देती। कम से कम आप 4 लोगों के सामने वो मुझे देकर मेरी इज्जत तो बचा लेते। आज आपकी वजह से भरी समाज में मेरी इज्जत चली गई। बहन, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझूं भैया, क्या समझूं? समझने के लिए कुछ रह गया है क्या? आज आपने भरी समाज में मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे मेरे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे? मैंने हमेशा अपने मायके वालों की कितनी बड़ाई की है, लेकिन आज आपने सब माटी मोल कर दिया। इतनी बुरी हालत में अपने भाई को व्हीलचेयर में देखने के बाद भी संगीता अपने भाई के ऊपर बुरी तरह से चिल्ला रही थी। शेखर ने अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश की। देखो बहन, इस बार मुझसे ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा भाई कम से कम ऐसी हालत में भी तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरी हालत तुम्हारे सामने ही है मेरी बहन। मैं किस स्थिति में यहाँ आया हूँ यह तो सबके सामने है ना। मेरी हालत देख, मैं चलने लायक भी नहीं हूँ मेरी बहन। देख बहना, फिर भी मैं तेरी इज्जत के खातिर व्हील चेयर से आया हूँ। वैसे भी बहना, इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए क्या होनी चाहिए। और बात रही गहनों की, तो अभी देखो मैंने बेटे की शादी की है और शादी के तुरंत बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। बहना, शादी की भागदौड़ की वजह से मैं ऑफिस कम ही गया और उसके बाद एक्सीडेंट के बाद तो मैं बिल्कुल भी ऑफिस 3 महीने नहीं जा पाया। पूरे 3 महीने मैं बेड पर पड़ा रहा हूँ। शादी में इतने खर्चे हो गए और जो भी बचे थे वह सब मेरे ऑपरेशन में लग गए, तो इस बार मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी देख बहन, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। बहना, उसके बाद भी देख, मैंने तेरे लिए सोने की अंगूठी बनवाई है और 3000 रुपए की तेरे लिए साड़ी भी खरीदी है। बहना, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बहन को साड़ी और गहने से इतना प्यार है। तू तो मुझे सामने से देखकर खुश है ना कि मैं कैसे लोगों का सहारा लेकर भी तेरे बेटे की शादी में आया हूँ, तेरी इमली की रस्म पूरी करने आया हूँ मेरी बहन। भैया, मैं जानती हूँ आप बहुत चतुर हो। अपनी चिकनी चिकनी बातों में मुझे फंसाकर एक साड़ी और वो पतली सी अंगूठी पकड़ा दी आपने मुझे सबके सामने। आपको पता भी है कि यहाँ आई सारी औरतें पीठ पीछे कैसी कैसी बातें कर रही थी। लेकिन भैया, आपको मेरी इज्जत का इतना भी नहीं ख्याल था। अगर आपसे नहीं हो पा रहा था, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप मुझे बता दिए होते, मैं कुछ व्यवस्था कर देती। कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाती। भाई, क्या तू नहीं जानता कि मेरे ससुराल वाले जानते हैं कि मैं अपने घर की लाडली हूँ, अपने भाई की लाडली हूँ। और मेरे घर की ये पहली शादी है, मेरे बड़े बेटे की शादी है ये, और उसमें तूने यहाँ आकर पतली सी अंगूठी और एक सस्ती सी साड़ी पकड़ाकर मेरी नाक कटवा दी। सुनीता इतने गुस्से में तेज तेज बोल रही थी कि वह भी भूल बैठी थी कि उसकी आवाज बाहर बैठे औरतों तक जा रही है। सुनीता का इस तरह अपने भाई शेखर को जलील करना शेखर को बहुत ही खल गया था। शेखर को अपनी बहन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शेखर को लगा था कि उसकी बहन सुनीता उसे समझेगी कि मेरा भाई अभी 3 महीने पहले ही तो बेटी की शादी किया था और शादी के तुरंत बाद ही उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद ऑपरेशन का इतना हाई फाई खर्चा। ऑपरेशन के बाद भी 3 महीने वह बिस्तर पर पड़ा रहा और जब ऑफिस वो गया ही नहीं तो भला उसे तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। सुनीता ने इतना भी नहीं सोचा कि उसके भाई की सरकारी नौकरी थोड़ी नहीं है जो घर बैठे भी उसे पैसे मिल जाएंगे। अपनी बहन के घर आने से पहले शेखर सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को एक साड़ी भी दे दूंगा तो उसकी बहन उसे समझेगी, उसके भाई की मजबूरी को समझेगी। लेकिन यहाँ तो एक साड़ी और एक सोने की अंगूठी देने के बाद भी बहन की भारी बेइज्जती हो गई थी और वह बेइज्जती इतनी बढ़ गई कि वह आपे से बाहर हो गई और भाई के ऊपर ही चीखने चिल्लाने लगी थी। शेखर सबके सामने अपने आप को बहुत जलील महसूस करने लगता है और उसकी आंखें भर जाती है। शेखर की पत्नी रीना वहीं उसके पास खड़ी चुपचाप अपने पति के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कंधा दबा रही थी, जैसे वो अपने पति से कह रही हो कि दीदी का तो स्वभाव ही आपको पता है ना, थोड़ी सी लालची किस्म की है। रीना अपने पति के कंधे को दबाकर उसे ये महसूस कराना चाहती थी कि वह अपनी बहन की बातों का बुरा मत माने। बेचारी रीना मन ही मन में डर रही थी, यदि उसके पति शेखर ने ज्यादा टेंशन ले लिया तो उसकी बीपी बढ़ जाएगी और बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ बीमार पति फिर से बीमार पड़ जाएगा। यह सोचकर बेचारी घबराने लगती है मन ही मन में। इस समय रीना को किसी की बातों से कोई मतलब नहीं था, वह तो सिर्फ अपने पति की चिंता कर रही थी, क्योंकि चिंता हो भी क्यों ना, क्योंकि शेखर तो वैसे ब्लड प्रेशर का मरीज था। सुनीता अपने भाई शेखर को बुरी तरह से डांटती चिल्लाती है और उसके ऊपर गुस्सा करके वह कमरे से बाहर चली जाती है। बेचारा शेखर करता भी क्या, वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। लेकिन अपने
हालत रीना अच्छी तरीके से समझ रही थी, इसलिए वो खुद को मजबूत करते हुए उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आपको पता है ना दीदी का स्वभाव, वह शुरू से ही ऐसी ही है। वह बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बातें करती है। उन्हें अपने आगे किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं रहता। और दीदी की हरकतें, ये तो सबको पता है ना, इसके बावजूद भी आप उनकी बातों को दिल पर लगाए हैं। अगर आपका अभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो आपकी दवाइयां भी लेकर नहीं आई हूँ। देखिए जी, आप दीदी की बात को दिल पर मत लीजिए। आप इस तरह से परेशान मत होइए। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए ना। मैं क्या करूँ रीना, तुमने देखा ना कि सुनीता किस तरह से बात करके गई है और कितना तेज तेज बोल रही थी। जाने बाहर कितनी औरतों ने उसकी बात सुनी होगी। मैं समझ सकती हूँ जी, लेकिन दीदी को तो आदत है ना शुरू से ही आपको नीचे दिखाने की। वह हर चीज को पैसों से जोड़ती है। उनकी नजरों में रिश्ते की कोई कीमत नहीं है। पैसा ही उनके लिए माँ बाप भाई बहन सब कुछ है। नहीं तो बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी बहन होगी जो अपने भाई को इतने दुख तकलीफ में देखने के बावजूद भी उसके ऊपर इतना गुस्सा करेगी, उसे इतना बुरा भला कहकर चली जाएगी? अगर दीदी को आपकी फिक्र होती, आपकी परेशानी का थोड़ा भी अंदाजा होता, आपके यहाँ आने मात्र से ही दीदी खुश हो जाती। अरे दीदी तो लोगों से कहती फिरती कि देखो मेरा भाई 3 महीने बेड पर पड़ा हुआ था, आज कितनी मुश्किल से कितने लोगों के सहारे से व्हील चेयर पर बैठकर मेरी इज्जत बढ़ाने आया है। लेकिन ये सामाजिक बातें पैसे वाले कहाँ समझ सकते हैं? दीदी को तो सबको दिखाना था कि आप भर भर के गहने, महंगी कीमती साड़ियाँ लाते तो समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाती। आपके रुपए पैसे और गहने लाने से दीदी की नाक ऊंची हो जाती। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति को 3 महीने तक तनख्वाह न मिली हो, जो 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा हो और उसने अभी अभी अपनी बेटी की शादी किया हो, वो इतना खर्च कहाँ से कर पाएगा? लेकिन नहीं, दीदी को तो झूठी शान की पड़ी है, लेकिन अपने भाई के दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। खैर जैसे तैसे रीना ने अपने पति को समझाया, लेकिन पूरी शादी में सुनीता अपने भाई से मुंह फुलाकर बैठी रही। उसे अपने भाई की हालत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि उसने अपने भाई को गुस्से के मारे कुछ खाने पीने को भी नहीं पूछा। और बेचारा शेखर अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा था, इतना बेइज्जत महसूस कर रहा था कि अब उसे जैसे यहाँ एक पल रहना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही शादी खत्म हुई, शेखर ने अपनी पत्नी से चलने के लिए बोला। घर लौटने से पहले शेखर अपनी बहन से मिलना भी नहीं चाहता था। रीना, शादी का कार्यक्रम तो खत्म हो ही गया है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। चलो जल्दी हम लोग अपने घर लौटते हैं। लेकिन जी, कम से कम दीदी से मिलकर उन्हें बताना तो होगा कि हम लोग जा रहे हैं। नहीं रीना, मुझे नहीं मिलना है सुनीता से। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। अगर दीदी को पता चलेगा कि आप उनसे बिना मिले ही चले गए तो फिर वह नौटंकी करेगी। इसलिए मेरी बात मानिए जी, जाते जाते बस एक बार मिल लेते हैं और उनसे कहते हुए हम लोग अपने घर चले जाएंगे। शेखर ने अपनी पत्नी की बात को सही समझा और वह जाने से पहले अपनी बहन के पास व्हील चेयर से मिलने गया। तो सुनीता ने तो अपने भाई को देखते ही अपना मुंह फेर लिया और वहां से उठकर दूसरी जगह चली गई। अपनी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर शेखर की आंखें फिर से भर आती है और फिर से रीना उसके कंधे को दबाते हुए उससे ये कहती है मानो कि वो शांत रहे और अपनी बहन के किसी भी व्यवहार से बुरा न माने। सुनो सुनीता, अब मैं चलता हूँ। अपनी दवाई भी नहीं लाया हूँ और शादी भी खत्म हो गई है। लगातार व्हील चेयर पर बैठे बैठे मेरे पैरों में दर्द भी होने लगा है। अरे सुनीता, तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना, अंदर दूसरे रस्म रिवाज शुरू हो रहे हैं। हाँ हाँ जीजी, चलती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरह से किसी के घर जाकर इतना बेइज्जत और इतना जलील होऊंगा। सुनिए जी, मैंने कहा ना कि आप दीदी की बातों को दिल पर मत लगाइए। अपनी बहन के ऐसे व्यवहार से बेचारे शेखर की आंखें भर आई। एक बार उसके जी में आया कि काश मेरे पैर सही सलामत होते तो यहाँ से मैं तुरंत भाग जाता। बेचारे शेखर और रीना अपने आप को बहुत ही बेसहारा समझ रहे थे। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो अपने घर लौट जाते हैं। और घर आने के बाद शेखर बेचारा फुट फुट कर रो पड़ता है और अपनी पत्नी से कहता है कि रीना, मैं आज तक कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ। रीना, मैं अपने आप को इतना बेइज्जत अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया जितना कि आज मेरी बहन ने अपने ससुराल में बुलाकर किया है। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे बेइज्जत किया है। मुझे तकलीफ इस बात की है रीना कि मेरी ऐसी हालत होने के बावजूद भी मेरी बहन को सिर्फ अपनी पड़ी थी। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी हालत के बारे में नहीं सोचा। मेरी बहन का व्यवहार तो ऐसा था जैसे मैं उसका सौतेला भाई हूँ।
बुरा तो रीना को भी बहुत लगा था, लेकिन वह शेखर के सामने कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर वह शेखर के सामने शेखर की हाँ में हाँ मिलाएगी तो शेखर को और ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए बेचारी रीना बार बार अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी। देखिए जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना कि दीदी के स्वभाव से तो आप शुरू से ही परिचित है ना, आप जानते हैं ना दीदी का व्यवहार। जब माँ बाबूजी भी थे तब भी दीदी कितनी जिद्दी थी, उनको जिद्दी बनाने के पीछे माँ बाबूजी का ही हाथ है। उन्हें जिस चीज की जरूरत महसूस होती थी वो उन्हें शुरू से ही मिलती गई, रुपए पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं थी। इतने ऐशो आराम में दीदी रही कि उन्हें सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, वह किसी के दुख के बारे में कभी न जानना चाहती है और न ही कभी समझना चाहती है। जैसा माहौल उन्हें अपने मायके में ही मिला, वैसे ही माहौल उन्हें उनके ससुराल में भी मिल गया। इतना सब कुछ जानते हुए आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? बेचारी रीना जैसे तैसे अपने पति को तो समझा रही थी, लेकिन वो अपने आप को कैसे समझाती, क्योंकि आज उसे शेखर के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि सुनीता की हरकतें आज उसके दिल को एकदम तोड़ चुकी थी। शेखर का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी, इसलिए शेखर ने अभी बेटी की ही शादी की थी। शादी से 10 दिन पहले ही शेखर ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। प्राइवेट नौकरी थी तो छुट्टी के पैसे भी कट गए, लेकिन इज्जत की बात थी, इसीलिए शेखर ने शादी के 10 दिन पहले ही शादी के लिए छुट्टी ले ली थी। इधर शादी ब्याह का कार्यक्रम अच्छे से निपटा और छुट्टियां भी बस खत्म होने वाली थी, और एक दिन अचानक शेखर का किसी मोटरसाइकिल से टकराकर एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद शेखर का एक पैर टूट गया। और इसी बीच शेखर की बहन के बेटे की शादी पड़ गई। शादी में भी शेखर का जाना जरूरी था, क्योंकि वहाँ पर एक इमली की रस्म होती थी जो भाई करता था। अब 3 महीने से बेचारा बेड पर पड़ा हुआ था। 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिली थी। थोड़ा बहुत शादी के बाद सेविंग बची थी तो वह अपने ऑपरेशन और इलाज में खर्च कर गया था। घर के खर्च जैसे तैसे चल ही रहा था। जब वह घर का मुखिया ही घर बैठ जाए तो घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेचारा शेखर ने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके अपनी बहन के लिए सोने की अंगूठी और एक 3000 रुपए की साड़ी खरीदी थी। उसे लगा था कि उसकी बहन तो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे तो उसकी हालत के बारे में सब कुछ पता है। शेखर को लगता था कि इस समय वो अपनी बहन के घर पहुंच जाएगा, यही काफी हो जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद तो सब कुछ उल्टा ही निकला। सुनीता ने अपने भाई शेखर को बुरी तरीके से जलील किया, और सुनीता को उम्मीद थी कि शेखर उसके लिए इमली की रस्म में अच्छे खासे गहने और कुछ अच्छी महंगी साड़ियां लेकर आएगा, जिसके चलते सुनीता ने अपने ससुराल में खूब बढ़ चढ़कर मायके की बड़ाई कर दी थी। फिलहाल इतना सब कुछ होने के बाद तो सुनीता ने अपने भाई से बात करना ही बंद कर दिया था। सुनीता की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि ऐसी हालत में भी वह एक बार अपने भाई का हालचाल जानने की जरूरत भी नहीं समझी, और सुनीता ना ही अपने भाई के हालचाल लेने कभी अपने मायके आई। बेचारा शेखर वह भी बहुत दुखी था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर उसने अपनी बहन को 1-2 बार फोन भी करना चाहा, लेकिन सुनीता तो अपने भाई का फोन रिसीव करती ही नहीं थी। इस घटना के बाद से शेखर ने पलट के कभी भी दोबारा अपनी बहन को फोन नहीं किया। आखिरकार शेखर भी अपने आप को कितना नीचे गिरा था। करीब 2 साल ऐसे ही निकल गया। 2 साल तक तो सुनीता अपने भाई शेखर से नाराज रही, लेकिन एक दिन अचानक शेखर के पास सुनीता का फोन आया। रीना, रीना कहाँ हो? देखो 2 साल बाद सुनीता का फोन आया है। क्या? दीदी का फोन आया है? उठाइए ना, बात कीजिए। क्या बोल रही है दीदी? हाँ उठाता हूँ। हेलो 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 भाभी, भैया को बता देना कि 5 दिन बाद मेरे छोटे बेटे की शादी है। देखो रीना, पूरे 2 साल बाद मेरी बहन ने फोन किया, मेरे नंबर पे ही किया, लेकिन वह जानबूझकर भाभी बोल रही थी। अपनी बहन का ऐसा व्यवहार बेचारे शेखर को बहुत खल जाता है। मैंने सोचा था कि इतने साल बाद शायद मेरी बहन का व्यवहार बदल गया होगा, लेकिन आज उसने फिर से वही हरकत की। अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। अरे ऐसा मत बोलिए जी, अब हमारे जो फर्ज है वो तो हमें निभाने ही होंगे ना। नहीं रीना, अब मेरे अंदर दोबारा इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती करवा सकूं। वैसे भी मेरी बहन के लिए मेरा वहाँ आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता। उन्हें तो सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने से मतलब है। इसलिए इस बार मैंने भी सोच लिया है, उसे अपनी नाक ऊंची करने का बहुत शौक है ना, तो इस बार मैं उसकी नाक ऊंची करने के लिए, समाज में उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए उसे इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और उपहार दूंगा, और सारा श्रृंगार का सामान भी रखकर भिजवाऊंगा। लेकिन मैं खुद नहीं जाऊंगा। इस बार शेखर ने अपनी बहन के घर न जाने का फैसला कर लिया, और इमली की रस्म के लिए उसने महंगे महंगे गहने, साड़ियाँ और नगद रुपए भिजवा दिया उसके ससुराल। लेकिन शेखर खुद वहाँ नहीं गया। जैसे ही सगुन की थाली सुनीता के हाथ में गई, वह इमली की रस्म के लिए इतने महंगे गहने, साड़ी और रुपयों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन
सुनीता ये भूल गई थी कि ये सब आने के बावजूद भी उसके भाई के न आने से उसकी इमली की रस्म अधूरी रह जाएगी। इधर इमली की रस्म के लिए पंडित जी ने भाई को बुलाने के लिए कहा तो सुनीता चारों ओर देखने लगी। अभी तक उसके भैया वहाँ आए नहीं थे। सुनीता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपने भाई को मन ही मन कोसते जा रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन जब शेखर वहाँ नहीं गया तो गांव की औरतें व रिश्तेदार आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। सिर्फ इस शगुन से काम नहीं चलने वाला। आप इमली की रस्म के लिए अपने भाई को आगे बुलाइए। अरे भाई आए भी तो कैसे? पिछली बार अपने बड़े बेटे की शादी में बेचारा इसका भाई अपाहिज व्हील चेयर पर आया था, फिर भी इसने अपने भाई की कितनी बुरी तरह से बेइज्जती की थी। बेचारा कितना परेशान होकर, कितने लोगों का सहारा लेकर व्हील चेयर पर सिर्फ इसकी इज्जत बचाने की खातिर आया था, लेकिन इसने तो इतनी बुरी तरीके से कैसे उसे डांट लगाया कि वो दोबारा कैसे आ सकता था। अरे और नहीं तो क्या, ऐसी ही बात है। अरे मुझे तो उस बेचारे अपाहिज भाई के ऊपर पिछली बार तरस आ गया था, लेकिन एक ऐसी निर्दयी निष्ठुर बहन है जो अपने भाई की तकलीफ को न समझ सकी। शादी में आए ज्यादातर महिलाओं को पता था कि पिछली बार सुनीता ने अपने भाई को कितनी बुरी तरीके से लताड़ा था। सब लोग आपस में बात करते जा रही थी कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अरे जिस समाज में जिन लोगों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने बेचारे लाचार व्हीलचेयर पे आए भाई को इतना बुरा भला सुना रही थी, ये सुनीता बहुत खराब है। अरे थोड़े से रुपए पैसे और गहने के लिए ये अपने लाचार बेचारे अपाहिज भाई को इतने लोगों के सामने डांट चिल्ला रही थी, लेकिन आज विधि का विधान तो देखो, इसके पास उससे भी भारी भारी गहने जेवर रुपए पैसे सब चीज इसके भाई ने भिजवाया है, लेकिन असली गहना जो है वह खुद इसके पास नहीं आया। इसने अपने असली गहने की कभी कदर की ही नहीं। आज सुनीता सारे समाज के सामने अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रही थी और उसे समझ में आ गया था कि असली इज्जत असली कीमत तो उसके भाई की है, ना कि उसके साथ लाए हुए उसके गहनों की है, उसकी साड़ियों की है। लेकिन अब सुनीता कर भी क्या सकती थी। आज सुनीता को अपने किए की सजा सूद समेत मिल गया था। वह एक लड़के को मुंह बोला भाई बनाकर इमली की रस्म पूरी करवाती है। आज सुनीता की सारी करनी उसके सामने आ गई थी। वो कहते हैं ना कि उसने जैसा बीज बोया था बस वैसा ही फल काट रही थी। जिस समाज में उसने अपने भाई को जलील किया था, आज उसी समाज ने उसे बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। उसके किए का हिसाब तो उसे जैसे सूद समेत वापस मिल गया था। इसलिए सुनीता शादी खत्म होते ही वह दौड़ के अपने मायके जाती है अपने भाई के पास। भाई भाई मुझे माफ कर दे भाई, मैंने हमेशा रुपए पैसों को इंसान की कीमत से ज्यादा आंका है। भाई मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ, प्लीज अपनी बहन को माफ कर दे। आज अपनी ऐसे तेज तर्राट बहन का इस तरह से बदला हुआ रूप देखकर तो सुनीता के भैया भाभी दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन कम से कम रीना और शेखर को इस बात की खुशी थी कि देर से ही सही, लेकिन उसकी बहन को अक्ल तो आई, उसने अपने भाई की अहमियत तो समझी। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।